हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों, आप सभी लोगों का सानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये हमने आज लिया है कॉमर्स का एक कंप्लीट, हमने जो है अकाउंट्स का जो है रिवीजन है, ठीक है, प्रैक्टिस है, जिसमें लगभग आपको 50 प्लस क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे और मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, और ये पेपर आपको मैं बता दूँ बहुत अच्छा पेपर था। यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर है, बट यहाँ देखेंगे आपको तो असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी आरबीएनएल हो, चाहे यूपी पीसीएल हो, चाहे आपका टीजीटी हो, ठीक है, या पीजीटी हो, उसके लेवल का पेपर बना है। तो पेपर हमें बहुत अच्छा लगा था ये दोस्तों, और इसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोरिंग भी है। इसका इंटरव्यू भी दिया गया है, बट कोर्ट में लटका हुआ है मामला, ठीक है। तो चलिए इसकी हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन कर रहा है गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन एज चैरिटी वुड बी। तो यहाँ पर जो गुड्स है यानी कि माल जो है दान में दिया गया है, चैरिटी में दिया गया, ठीक है। तो जब चैरिटी में दिया गया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट, और टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा परचेज, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी किसको क्रेडिट करेगी, कह रहा कि विल बी क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट करेंगे हम लोग करेंगे क्रेडिट किसको, ये करेंगे परचेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। आपको फॉलोइंग आइटम्स को कंसीडर करना है। कह क्या रहा है यहाँ पे कि प्रीपेड सैलरी है, एक्रूड इंटरेस्ट है ना, और क्या है, लोन है, और क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। आपको बताना है करंट लायबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर आपको देखो प्रीपेड सैलरी करंट एसेट है, एक्रूड इंटरेस्ट भी करंट एसेट है, तो शॉर्ट टर्म लोन हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा, ओवरड्राफ्ट भी क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा। तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है द बैलेंस ऑफ मशीन एज ऑन 31 मार्च 2009। आपको मशीन की जो है वैल्यू दे रखी है 31 मार्च 2009 को, कितना है 97,200। द मशीन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2007। कह रहा है मशीन जो है कब खरीदी गई थी, 1 अप्रैल 2007 को खरीदी गई थी। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, और मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो कितने परसेंट लगता है, 10% पर एनम प्रतिवर्ष लगता है। किस मेथड से लगता है, WDV मेथड, या हम बोले तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगता है। और कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 2007 वुड बी, यानी 1 अप्रैल 2007 को मशीन की कॉस्ट कितनी थी, जो कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू आपको पता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितनी है, ये है 97,200। ये सपोज करो यहाँ पर आप हैं इस टाइम 31 मार्च 2009 की बैलेंस आपको दे रखी है, कितनी, 97,200 दे रखी है। आपसे पूछा क्या गया है 1 अप्रैल 2007 को क्या वैल्यू थी। तो यानी आपको हमें पता करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2008 को क्या थी, ठीक है। यहाँ पे ये पता करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस हम लोग इन्वर्स चलेंगे, ठीक है, उल्टा जाना है। तो यहाँ बताओ ये वैल्यू 10% घटने के बाद बची होगी, यानी 90 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 90 इंटू 100 करेंगे, 10 ये इनसे कैंसिल हो जाएगी, और इसके बाद क्या 9 से ये कट जाएगा। तो चूँकि 97,200 है तो 9 1 कम 9 और 9 8 72, यानी 108, और ये प्लस 000, यानी इस डेट को ये है, यानी 1 अप्रैल 2008 को वैल्यू कितनी है, 1,08,000 रुपये की है, ठीक है। अब यहाँ पर 1,08,000 रुपये की जब वैल्यू है तो हम बताएं कि अभी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन्वर्स चलना पड़ेगा, है ना, फिर से इन्वर्स चलना पड़ेगा। अब हमें वैल्यू तो पता चल गई ना कि हमारी वैल्यू इस डेट को क्या है, हमारी वैल्यू तो 1/4/2008 को कितनी, हमारी वैल्यू 1/4/2008 को है 1,08,000। फिर से इन्वर्स करना है, 90 इंटू क्या करोगे 100, तो जैसे ही करोगे तो क्या निकल के आएगा, 1,20,000 आ जाएगा। यहाँ पर निकालोगे आप तो 1,20,000 आएगा, देखो, ठीक है। तो 12×9 108 होता है, सीधे सीधे आ जाएगा 1,20,000। आपको कॉस्ट पता चल गई कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 1,20,000 है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पेमेंट डन बाय अकाउंट होल्डर थ्रू
इशूइंग ऑफ चेक इज एंटर्ड इन। कह क्या रहा है कि एक पेमेंट किया गया है, पेमेंट डन बाय अकाउंट होल्डर, जो था खाता धारक के द्वारा पेमेंट किया गया थ्रू इशूइंग अ चेक इज एंटर्ड इन। तो इसको कहाँ पे एंटर किया जाएगा बता दो। आपको यही पूछा गया कि कहाँ कहाँ इसकी एंट्री होएगी। तो कोई भी बैंक में अकाउंट होल्डर होगा, वो क्या क्या है, पेमेंट किया गया, चेक में करा पेमेंट किया, तो इसकी एंट्री कहाँ कहाँ पे होगी। ऑप्शन देख लो आप। कह रहा कि द पासबुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग चेक। भाई चेक जब आप इशू करोगे तो अपने घर से चेक करो, इशू करोगे कि बैंक में जाके करोगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि तुरंत उसी टाइम आप पासबुक में कर लो, तो पासबुक तो लेके जाना पड़ेगा बैंक। दूसरा कह रहा है द पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू दी बैंक फॉर पेमेंट। तो पासबुक में एंट्री कब होगी, जब आप प्रेजेंट करोगे चेक को पेमेंट करने के लिए, तब होगी एंट्री। और कह रहा कि द कैश बुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग चेक। तो जैसे ही चेक को इशू किया जाता है कैश बुक में एंट्री होती है। तो यानी ऑप्शन हमारा क्या सही होगा इसमें। ऑप्शन दोस्तों हमारे इसमें सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू। अमोर्टाइजेशन किसको रेफर करता है, अमोर्टाइजेशन किस पर लागू होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि अमोर्टाइजेशन किस पे होता है। तो अमोर्टाइजेशन हमेशा इंटेंजिबल असेट पर होता है दोस्तों, ये आप जान लो। अमोर्टाइजेशन किस पे होती है, असेट पे, इंटेंजिबल असेट पर होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। अमोर्टाइजेशन इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल असेट जो होती हैं उस पर अमोर्टाइजेशन होता है। ठीक है। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, ये चीज़ें हमने बताया है कि अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या, यानी कि हमारी बैंक अकाउंट नेगेटिव फिगर दिखा रही होगी। इसका मतलब है कि कैश बुक में हमारा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, है ना। कैश बुक हमारा कैसा बैलेंस शो कर रहा होगा, कैश बुक शो कर रहा, क्रेडिट शो, चूँकि कैश बुक हमेशा क्या होती है, डेबिट बैलेंस होती है। तो कैश बुक क्रेडिट शो करने का मतलब क्या है, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग पब्लिश बाय द ल्यूसिया पैसियोली दी फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग वॉज। तो आपको यहाँ पे कहा क्या रहा है कि लूकस पैसियोली, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ल्यूसिया पैसियोली को। तो द कह रहा है फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग वॉज, तो यहाँ पर कौन सी बुक के फाउंडर थे, इन्होंने क्या पब्लिश किया था, तो ये पब्लिश किया था डी कम्पिटिसेट स्कल्पचरिस्ट। ये हमने ऑलरेडी फंडामेंटल में बताया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी, इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। इफ़ अ बिल इज एक्सेप्टेड, एक बिल जो है एक्सेप्ट किया गया है एट द टाइम एंड द पेमेंट इज मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी एक बिल को एक्सेप्ट किया गया है, कह क्या रहा है, पेमेंट इज मेड बिफोर द मैच्योरिटी, यानी कि पेमेंट को मैच्योरिटी डेट से पहले भुगतान कर दिया गया। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन पेड अमाउंट एंड द टिल अमाउंट विल बी, यानी मैच्योरिटी डेट और प्लस पहले जो पेमेंट किया उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रिबेट के नाम से जानते हैं। ये भी हमने बताया है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। कह रहा कि ऑन 13 सितंबर जुलाई 2009, यानी कि 13 जुलाई 2009 को एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई, एक्स ने बिल ड्रॉ किया है वाई पर कितने रुपए का, 25,000 रुपये का, फॉर 30 डेज। कह रहा है द ड्यू डेट ऑफ बिल इच। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ज़रा कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है आपका आंसर। ठीक है, फिर हम इसको बताते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या निकाल रहे होंगे, हमें पता है आप लोग इसका आंसर क्या निकाल रहे होंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग निकाल रहे होंगे दोस्तों 16 अगस्त, है ना, लेकिन ये गलत है, 16 अगस्त नहीं आएगा।
इसका कारण मैं बता दूं, यहाँ पे देखो कह रहा कि 30 डेज, ना कि मंथ। अगर मंथ कहता कि 13 जुलाई 2007 को लिखा गया, कहता एक महीने के लिए है, तब आप तो 13 जुलाई से 13 अगस्त चलते, तो 13 अगस्त में 3 दिन ग्रेस डे जोड़ देते आप, तो 16 अगस्त आ जाता। लेकिन यहाँ मंथ नहीं बोला, यहाँ बोला है डेज। तो डेज जैसे ही बात आ गई तो आपको डेज इसमें काउंट करके जोड़ना पड़ेगा। तो अब ऐसे देखो, इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर है 13/7/2009, तो जुलाई में कितने महीने कितने दिन की होती है, जुलाई जुलाई होती है दोस्तों 31 दिन की होती है। इसमें से आपको क्या कर लेना है, इसमें से आपको 12 दिन माइनस करना है। 12 दिन क्यों, क्योंकि 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक तो कहानी ख़त्म हो चुकी है ना। डेट कब लिखी गई है, बिल 13 तारीख को लिखी गई है, तो 13 तारीख तो काउंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा काउंट। इस वजह से हम लोग 12 दिन माइनस कर देंगे जुलाई में। तो जैसे ही 12 दिन आप माइनस करोगे तो कितने दिन बचा यहाँ पर बचा 19 दिन, ठीक है। यहाँ पे 19 दिन बचा, तो 19 दिन तो जुलाई में हो जाएगा, और प्लस इसमें और कितने दिन ऐड करना है हमें, अगस्त का। इसमें अगस्त का और 21 दिन जोड़ना है, तो टोटल कितने दिन मिल जाएगा आपको, 30 दिन मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है, यहाँ देखो 30 दिन हो गया कि नहीं हो गया, 30 डेज हो गया, ठीक है। अब बताओ, ये तो जुलाई है ना, और यहाँ क्या है, अगस्त का आपने कितना दिन लिया, 11 दिन लिया। तो यानी 11 अगस्त और प्लस 3 दिन, तो 11 अगस्त प्लस 3 दिन करोगे तो क्या आएगा, 14 अगस्त आपका आएगा। ये 14 अगस्त आएगा, ठीक है, ये आएगा 14 अगस्त। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, 14 अगस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है नोटिंग चार्ज आर अल्टीमेटली बॉर्न बाई। जो नोटिंग चार्ज होता है, कोई बिल डिसऑनर्ड हो गया, उसको जो है नोटिंग कराया गया है तो नोटरी पब्लिक से, तो उसका जो है एक्सपेंस नोटिंग चार्ज का कौन बॉर्न करेगा, कौन झेलेगा उसे, उसे करेगा ड्रॉई। पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉई। ये भी हमने बताया है ऑलरेडी। कह रहा है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ। कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन कब से लगता है किसी भी एसेट पर, जब एसेट आपने खरीद कर लाया तब से लगता है, कि जब आप पुट टू यूज करते हैं तब से लगता है। तो यानी एसेट को जिस दिन से स्टार्ट करेंगे यूज करना उस दिन से लगता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, एसेट पुट टू यूज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड आउट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर। ये बैंक रिकन्सिलेशन का है। कह रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपको बता रखा है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है, 5000 है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट किया गया बट क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। और क्या है, फेवरेबल बैलेंस आपको दे रखा है कितना, 3000 का फेवरेबल बैलेंस आपको दिया है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन आ गया ना। अभी यहाँ पे करना क्या है, आंसर कितना आएगा आपको ये बताना है, इसका आंसर। चूँकि फाइंड आउट करना है बैंक बैलेंस एज पर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। देखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितनी है, यानी ये है, यानी हमारी क्रेडिट हम बोले तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक है ये 5000 रुपये की। बताओ, चेक डिपॉजिट किया है बैंक में बट क्रेडिट नहीं हुआ, तो हमारा तो बैंक बैलेंस 2000 रुपये से नेगेटिव शो कर रहा होगा, कितने से, 2000 से। तो हमने बताया है कि जब नेगेटिव शो करेगा 2000 से, चूँकि बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो 2000 से कम बैलेंस शो करेगा। और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कैश बुक से बैंक का हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जब ये नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है हमारा बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर ये 2000 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जो दोस्त मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वो तो समझ जाएंगे, बट अदर जो भी होंगे शायद वो नहीं समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, आसानी से लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, हमारा बैंक अकाउंट, हमने 2000 रुपये जमा किया, क्रेडिट नहीं हुआ, तो यानी कहने का मतलब 2000 से हमारा जो अकाउंट होगा वो नेगेटिव बैलेंस यानी शो कर रहा होगा। और कैश बुक में क्या करेंगे, चूँकि ओवरड्राफ्ट का मैटर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। तो ऐड बैक करोगे 5000 में तो क्या हो जाएगा आंसर, 7000 हो जाएगा आपका आंसर ओवरड्राफ्ट। क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है ना, ओवरड्राफ्ट है, तो आंसर भी क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस में किसको आप दिखाओगे, बताओ। कैपिटल को दिखाओगे, नहीं। सेल को दिखाओगे, नहीं। परचेज रिटर्न दिखाओगे, नहीं। किसको दिखाओगे, सेल्स रिटर्न को दिखाओगे। तो सेल्स रिटर्न हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों हमारी डेबिट साइड में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग इज मेड
इन परचेज बुक, जो रिकॉर्डिंग का क्या करा क्वेश्चन कि रिकॉर्डिंग जो है की गई है, खरीद पुस्तक में रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी कि रिकॉर्डिंग इज मेड इन परचेज बुक, यानी खरीद पुस्तक में रिकॉर्डिंग की जाती है। कैसे की जाती है? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर एडिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, आफ्टर एडिंग कैश डिस्काउंट। तो हमेशा जो परचेज की एंट्री होगी या सेल की एंट्री होती है, हम लोग जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने पर जो बैलेंस बचती है उसी अमाउंट पर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 में। ये क्या कह रहा है कि इफ़ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इज कॉल्ड, यानी ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक सौदे में डेबिट के साथ क्रेडिट पहलू भी कैश बुक में दर्ज कर रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री। चूँकि दोनों एंट्री एक साथ जब होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। यानी जैसे मान लो बैंक में आप कैश जमा किए हैं तो बैंक डेबिट टू कैश होगा, तो दोनों एंट्री जाएगी कि नहीं जाएगी? तो दोनों एंट्री कैश बुक में जाती है, इसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। नेक्स्ट होगा इन विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज मेड, यानी ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? ये कह रहा है कि इन विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज मेड, यानी लेखांकन के किस रूप में कारोबार की गतिविधियों का रिकॉर्डिंग किया जाता है? तो किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन से किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, पहला तो 43 है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस, तो किस अवधारणा के अंतर्गत व्यापार के मालिक को क्या मानते हैं? लेनदार मानते हैं। किस अवधारणा के अनुसार मानते हैं दोस्तों? तो ये बताओ, गोइंग कंसर्न होगा कि कास्ट कॉन्सेप्ट होगा कि बिजनेस एंटिटी होगा कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होगा? तो होगा क्या? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बताया गया है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज, रेवेन्यू को रियलाइज कब माना जाता है? ठीक है, यानी कि हम बोले तो रेवेन्यू जो है, यानी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अनुसार राजस्व को प्राप्त करना हम कब समझते हैं? तो वही चीज़ कर रहा है, कब मानते हैं? जब हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? व्हेन परचेज ऑर्डर इज रिसीव फ्रॉम परचेजर, यानी जब क्रेता से खरीदने का आदेश प्राप्त हो जाए तब। दूसरा कह रहा है कि व्हेन गुड्स आर डिलीवर टू दी परचेजर, यानी जब हम लोग माल को क्रेता को वितरित कर दें तब, या डिलीवर कर दे तब नहीं। कह रहा है व्हेन द टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर टू दी परचेजर, जब माल जो है क्रेता को क्या किया जाए? ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसके टाइटल को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन आपको दोस्तों सही होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गुड्स आप चाहे डिलीवर करो या ना करो, लेकिन अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र हो गया तो गुड्स जो है रियलाइज माना जाएगा, उसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी। अगला है अंडर विच कॉन्सेप्ट द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा धारणा है जिसके अंतर्गत हम बताओ, कैलिबर मतलब क्या होती है? क्षमता, और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रबंध की गुणवत्ता, यानी कि क्षमता और गुणवत्ता को जो है हम लोग बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो वो कॉन्सेप्ट आपका है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमने बताया था कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी इन फाइनेंशियल नेचर, शुरू में ही बताया था फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, यानी कि उसका तुलना होना चाहिए या कन्वर्ट किया जा सके पैसे में। तो कैलिबर को पैसे में तुलना कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्वालिटी को कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन आर डेबिटेड टू। तो आपने वेजेस को पेड किया है, किस लिए किया है? इरेक्शन करने के लिए, ठीक है, मशीन के निर्माण के लिए आपने मजदूरी का भुगतान किया है, तो कौन सा अकाउंट होगा? इरेक्शन मतलब निर्माण को, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन आर डेबिटेड टू, मशीन के निर्माण के लिए आपने क्या किया है? वेजेस पेड किया है, तो कौन सा खाता डेबिट होगा? ये होगा मशीनरी अकाउंट, जो कि कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज, एक एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेज होता है क्योंकि, बताएं क्या होता है? एक एक्सपेंस को हम रेवेन्यू क्यों कहते हैं? उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यही आपको बताना है। करा कि इट इज इंटेंडेड टू बेनिफिट दी फ्यूचर पीरियड, यानी ये क्या, ये लाभ भविष्य के लिए लिए हैं? भविष्य के लिए है क्या ये लाभ? नहीं। यानी कि और कह रहा है कि यह लाभ जो होगा हमारा दूसरा क्या है? इट इंटेंड टू बेनिफिट द करंट पीरियड, यानी यह लाभ जो होगा हमारा वर्तमान के लिए है। तो ऑप्शन दोस्तों यही होगा, इसका सही ऑप्शन यही है। मैं बता रहा हूँ क्या इसका मतलब, आपको समझ में आ जाएगा। अगला है कि द अमाउंट इन्वॉल्व इन स्मॉल, यानी छोटी राशि है? नहीं। अमाउंट इज इन्वॉल्व इन लार्ज, यानी क्या बड़ी राशि है? नहीं। कारक एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम लोग एक एक्सपेंस को रेवेन्यू कब मानते हैं? ये कहानी है कि एक एक्सपेंस को रेवेन्यू कब मानते हैं? जब ये इंटेंड करता है टू बेनिफिट, यानी जो इसका लाभ होगा उस वो लाभ कब मिलता है हमें? वर्तमान पीरियड में, करंट यानी वर्तमान वर्ष या करंट ईयर में जो हमें प्रॉफिट मिलता है उस एक्सपेंस से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेवेन्यू, यानी आयगत व्यय या राजस्व व्यय इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात इसमें है। अब आते हैं यहाँ पे, कह रहा है क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक आपको 8500 रुपये दिया है, परचेज है, खरीद है 30,700, डायरेक्ट वेजेज है 4800 रुपये, इंटरेस्ट एंड लोन है आपको 2800 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक है दोस्तों 9000 रुपये। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक ये है, इसमें हम प्लस करते हैं परचेज को, और क्या करते हैं, इसे वेजेस को भी ऐड कर लेंगे। ये तीनों हो जाएगी क्या? ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, चूंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ से जो आएगा इसमें से क्लोजिंग को लेस कर दोगे, जो आएगा आपका है क्या? गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग करके देखते हैं तो क्या होगा। देखो 8500 और 30,700 प्लस 4800 जैसे ही ऐड करोगे तो टोटल आपको आएगा 44,000 रुपये। उसमें से 9,000 जैसे लेस करोगे तो 35,000 आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 35,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी एंड वेजेज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन। सैलरी और वेजेज अगर ट्रायल बैलेंस में है तो इसे कहाँ ले जाएंगे हम? तो इसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं दोस्तों? आंसर आपको दिखना है कि ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में तो ऑलरेडी दिखाया गया है, तो फिर दोबारा थोड़ी नहीं दिखाएंगे। ऑन दी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल ये सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेजेज है, सैलरी है, ये सब अगर ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है तो उसे कहाँ ले जाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि 15% बैंक लोन है 40,000 का, इंटरेस्ट पेड है 4500, इंटरेस्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा? तो आपको बताओ कितना होगा डेबिट। तो यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है इन्फॉर्मेशन हमारा क्या, कि 15% बैंक ऋण, 15% बैंक लोन है। तो बैंक लोन 15% का मतलब क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 15% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब बैंक लोन है कितने का? 40,000 का। इंटरेस्ट पेड किया गया है 4500 रुपये, तो पेड किया तो अभी हमें पूछा क्या गया है? इंटरेस्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट हम कितना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे ये पूछा है। तो ऐसे देखो 40,000 का 15% कितना आएगा? 40,000 का 15% अगर आप निकालते हो तो कितना निकल के आएगा? 15 चौका 60, 6,000 रुपये आएगा, ठीक है।
6,000 आएगा। अब उसमें से पेड किए हो नहीं किए उससे नहीं मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको डेबिट करना ही करना है। एक्सपेंस तो टोटल दिखाते हैं ना, आउटस्टैंडिंग हो चाहे पेड हो, टोटल एक्सपेंस करंट ईयर में दिखाया जाता है। तो 6,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ईजी टू डिडक्ट देन, ठीक है। तो इट इज़ ईजी टू डिडक्ट देन, आपको ये बताना है। थोड़ा सा आपको उलझन टाइप का लगेगा ये क्वेश्चन देख के। ईजी टू कह रहा है कि डॉट डॉट दे रखा है, और लास्ट में कह रहा है पता लगाना है, आसान होता है, पता लगाना आसान होता है। इट इज़ ईजी टू डिडक्ट मतलब पता लगाना आसान होता है, ठीक है ना। देन टू यानी कहने का मतलब मिस्टेक, इसमें ऑप्शन जो होगा मिस्टेक होगा, ठीक है। मिस्टेक यानी कि धोखाधड़ी का पता लगाना आसान होता है। देन टू मतलब गलती की अपेक्षा धोखाधड़ी का पता लगाना क्या होता है हमारा, आसान होता है। ये कहा गया है, नहीं उल्टा हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, इंग्लिश का वर्जन है ना, यहाँ पे कह रहा है इट इज़ इजी टू डिटेक्ट मिस्टेक देन टू फ्रॉड, ठीक है। हाँ गलती, ठीक है। यानी गलती का हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं, लेकिन धोखाधड़ी का आसानी से पता नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा क्या रहा है दोस्तों कि परचेज, ये आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका ऐसा कुछ, ठीक है। आपको खुद समझना पड़ेगा किस चीज़ को हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखना है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ₹3600 बट वॉज रिकॉर्डेड एज 6,300 टू द डेबिट साइड ऑफ गोपाल इन दी रेक्टिफाइंग एंट्री गोपाल अकाउंट विल बी। अब यहाँ पे आप सोचो ना, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री तो हमने खूब बताया है, इसका क्या निकल के आने वाला है। अभी देखो क्या रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल, गोपाल से परचेज किया गया था कितने का, 36 से, लेकिन रिकॉर्ड किया गया कितने से, इतने से। तो यानी कहने का मतलब अंतर देख लो, 6300 में से माइनस करोगे 3600, ठीक है। कितना अंतर आया, इसका अंतर निकालेंगे तो आप कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा तो 7, और इधर 5 बचा है 2700, यानी अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, 2700 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये 2700 का जो अंतर आया है ये 2700 का जो अंतर आया है, इससे अभी देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंट्री क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आएगा दोस्तों 9,900 आएगा। क्यों आएगा इसका देखो, परचेज फ्रॉम गोपाल, तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग, एंट्री राइट एंट्री हमारी क्या होती, राइट एंट्री होती क्या, परचेज डेबिट, और टू क्या होता, गोपाल होता, ठीक है। गोपाल कितने से होता, 3600 से, परचेज कितने से होता, ये भी 3600 से होता, ठीक है। 3600 से ये भी डेबिट होता, 3600 से ये भी डेबिट होता, बट ये हुआ नहीं। हुआ क्या है, कह रहा है कि गोपाल डेबिट हो गया, गोपाल क्या हो गया, गोपाल ही डेबिट हो गया है, कितने से, 6300 से डेबिट हो गया है, ठीक है। उल्टा हो गया ना, डबल अमाउंट का इफेक्ट जाता, बट अमाउंट भी इन्होंने दोहरा दिया है उसी में, तो इस वजह से 2700 का इफेक्ट इस पे जाने वाला है। तो 2700 और प्लस 6300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 9,900। अभी जब रेक्टिफाइंग एंट्री करने जाओगे तो गोपाल को क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से करना पड़ेगा, देखो एक बार 6300 को ख़त्म करने के लिए करना पड़ेगा, और एक बार 2700 की सही जगह पे लाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2700 को भी सही स्थान पे लाने के लिए करना पड़ेगा, और टोटल जो है परचेज हमारी कितने से क्रेडिट डेबिट हो जानी चाहिए थी, वो उतने से हो जाएगा क्या, डेबिट 9,900 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा क्या रहा है कि गोपाल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, गोपाल कितने से क्रेडिट होगा, तो टोटली हो जाएगा 9,900 से गोपाल क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, ये पेपर एग्जाम में जब सॉल्व किए थे तभी का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, परचेज डेबिट टू गोपाल 3600, अब फिर कह रहा कि एंट्री को रेक्टिफाई किया गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इसको, रेक्टिफाई किया गया, परचेज देखो 3600 की थी, कर दिया, सेल कितने की हो गई थी, चूँकि गोपाल जब डेबिट हुआ होगा टू सेल हुआ होगा ना 36 से,
6300 से, ठीक है। सेल, तो सेल को हम लोगों ने ख़त्म किया, गोपाल को क्या किया, क्रेडिट किया, तो ये एंट्री हो गई आपकी सही। आंसर आपका आएगा 9900। इसके बाद का क्वेश्चन दोस्तों क्या, सस्पेंस अकाउंट इन दी ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन दी। तो सस्पेंस अकाउंट जो होता है ट्रायल बैलेंस में एंटर होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह के आ रहा है कि सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन दी। अगर कोई भी सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में शो है तो उसे हम कहाँ ले जाएंगे, इसके लिए ले जाएंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे, ठीक है। और कोई रास्ता ही नहीं है ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही हो गया, करा कि सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एकल हम लोग जो है लेखा प्रणाली जो होती है वो क्या होता है, इज। ये क्या होता है बता दो, 155 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या होगा, इनएक्यूरेट होता है पहली बात, और क्या हो सकता है, अनसिस्टमेटिक होता है, यानी कि इनएक्यूरेट का मतलब गलत होता है, अनसिस्टमेटिक मतलब अव्यवस्थित होता है, और अनसाइंटिफिक मतलब अवैज्ञानिक भी होता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो होती है हमको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है दोस्तों, वो उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन गलत भी होता है और सिस्टमैटिक भी नहीं होता, और क्या है, अवैज्ञानिक भी होता है, ठीक है। उसको हमें सही करना पड़ता है कंप्लीट। चूँकि अधूरा, सपोज करो किसी फैक्ट्री में आग लग गई, उसके सारे जो भी फाइल वगैरह थे जल गए हैं, थोड़े बहुत उसके इन्फॉर्मेशन मिले हैं, उसी इन्फॉर्मेशन से कंप्लीट उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो वो कहानी थोड़ी सी लंबी है, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं, एंट्री करनी पड़ती है, ठीक ना। तो ये हो गया फिलहाल, ये आप क्वेश्चन हमारे आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं, आपका आंसर ये है डी, जनरली अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम आर मेंटेन बाई। तो जो भी सिंगल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंट मेंटेन होता है वो किस विधि से होता है, कहाँ पे होता है, सॉरी मैं विधि में कर रहे हैं। जनरली अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम आर मेंटेन। जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो ज़्यादातर कहाँ पे आपको मिलेगा देखने को, कंपनी में मिलता है, ठीक है। सोल ट्रेडर्स और सोसाइटी ये सब यहाँ नहीं दिखेगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कंपनी में होती है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया था एग्ज़ाम में, वो ऑलरेडी सारे ऑप्शन ही गलत हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सब आंसर इसमें ऑप्शन ही पूरा गलत है, ठीक है। इसमें टोटली आंसर दोस्तों इसका गलत था। और जब भी एग्ज़ाम में कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसका आंसर ही गलत हो, तो उसमें कोई ना कोई ज़रूर आंसर टिक कर दिया करिए। उसका कारण मैं बताऊं कि अगर वो क्वेश्चन डिलीट होता है तब तो सबका डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट नहीं हुआ और आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया है और उसका ऑप्शन गलत है तो आपको उसका एक नंबर सबको मिल जाएगा, ठीक है। और अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इसलिए अगर क्वेश्चन का आंसर गलत हो, सारे ऑप्शन ही गलत हों, तो इसमें कोई ना कोई टिक मार दिया करिए, चाहे जो समझ में आए आप वही मार दिया करो, ठीक है। तो ये आपका है क्या क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपके बोलते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है इनकम एक्सपेंडिचर, उस टॉपिक से ही है, ठीक है। इसको मैं क्लास में दोस्तों सॉल्व करा दूंगा, आप लोग इसको करना। और बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से मैंने बताया भी है, आप लोग कर लोगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। बाकी तो मैं रिवाइज क्लास कभी भी लूँगा जब भी, तो वहाँ पे हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है ना। वैसे इसका मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना है, एग्जैक्ट जो आंसर इसका है, इसका आंसर जो आया है वो है 35,200। इसका आंसर जो आएगा 35,200 आएगा, ठीक है। तो इससे आपको कर लेना है। और उसका फार्मूला भी हमने बताया था, इस फार्मूले पर रख लेना है आपको। क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जो होगी कितना है, यहाँ देख लो ओपनिंग स्टॉक कितनी है स्टेशनरी की, तो ये है 2500, ठीक है। प्लस कर लेना है परचेज, परचेज करोगे कितने का परचेज है, परचेज देखिए यहाँ पे है 34,000, तो ये 34,000 यहाँ पे ऐड कर लेना है इसमें, ठीक है।
34,000 ऐड हो गया। और क्लोजिंग क्रेडिटर, चूँकि यहाँ पे स्टॉक प्लस क्रेडिटर दोनों को एडजस्ट करना है, तो क्रेडिटर को दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है। कौन सा? क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग क्रेडिटर कितना हमारा, यहाँ पर है क्लोजिंग क्रेडिटर 4200। तो ये 4200 भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जब आप करोगे तो इसका आ जाएगा 40,700 रुपये। ये 40,700 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, ओपनिंग क्रेडिटर 3,000 रुपये है। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, ओपनिंग क्रेडिटर है दोस्तों 3,000 रुपये। यहाँ देखो यहाँ पे है ये ओपनिंग क्रेडिटर, यहाँ है 3,000 रुपये। तो ओपनिंग क्रेडिटर फार्मूला एक बार लिख के फिर से आप इसको देख सकते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, 3,000। ये लेस हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद और क्या लेस हो जाएगा इसमें से और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना, 2500। वैसे स्टॉक का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे ऐड करते चाहे नहीं करते, चूँकि दोनों अमाउंट समान थी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 2500 यहाँ से लेस कर दोगे आप, तो आपको मिल जाएगा आंसर इसका 35,700। ठीक है, तो ये आप देख लो फार्मूला एक बार लिख के, फिर आपसे अपने से कर सकते हैं। तो 35,200 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है यहाँ भी, नहीं दूसरा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी दोनों चीज़ों को एडजस्ट करना है आपको। ठीक है, तो उसी फार्मूले बेस्ड ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको भी कर सकते हैं। मैं क्लास में आपको बता दूंगा। इसका आंसर आपके सामने टिक भी है ऑलरेडी, 94,000 है। ठीक है, ये भी एग्जाम में ही सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, और पेपर मेरा ही है, किसी और का नहीं है। पेपर मेरे पास ऑलरेडी मेरा ही पेपर है। ठीक है, कह रहा हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर इन दी फॉलोइंग केसेस। तो इसका आंसर आएगा इतना। मैं इसका फार्मूला भी बता दूं, चूँकि बेस आपको जो दिया है कितना, पेमेंट टू क्रेडिटर। तो पेमेंट टू क्रेडिटर कितनी है, इसको आपको बेस में ले लेना है 88,000। ठीक है, ये 88,000 बेस हो जाएगा आपका। इसके बाद कह क्या रहा है कि एडवांस जो था प्रीवियस ईयर का, यहाँ देखो एडवांस का लाइन दे रखा है, प्रीवियस ईयर में 7,500 एडवांस था, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो आप। इसके बाद और क्या ऐड करना है, करंट ईयर का स्टॉक ऐड करना है। यहाँ पर करंट ईयर का स्टॉक ऐड करना है। करंट ईयर की स्टॉक आप देखो कितना है, स्टॉक ऑफ करंट ईयर किस चीज़ का, क्रेडिटर के फूड स्टॉक के लिए। तो कितना है ये 16,900, इसको भी ऐड कर लीजिए 16,900। टोटल आप करोगे तो आएगा आपको 1,24,000 रुपये आएगा। ठीक है, 1,24,000 ये आ गया। यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस करना है एडवांस जो था 6,000 रुपये का, एडवांस पेड है करंट ईयर में 6,000। तो ये एडवांस 6,000 भी यहाँ से क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। ठीक है, और क्या माइनस कर देना है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 12,400 है। ठीक है, ये जो है 12,400 है यहाँ पे ओपनिंग स्टाफ, तो 12,400। ये इतना आप लेस कर दोगे इन दोनों को, तो मिल जाएगा आपको आंसर कितना, 94,000 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा दोस्तों मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि मैंने पेन भी मंगाई है, पेन आ जा रहा है तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी टाइप लिखने में भी। ठीक है, अभी चूँकि हम अपने उंगली से कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले ले रहा हूँ। ठीक ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रॉस बाय ए क्लब शुड बी ट्रीटेड। तो यहाँ पे देखो ग्रॉस सेल किया गया है, घास को बेचा गया है, तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ पे जाएगा, क्या है ये हमारा कैपिटल टाइप का एक्सपेंस था, कैपिटल टाइप का रिसीव है, या फिर बोले तो रेवेन्यू टाइप का है। ठीक है, तो आयगत है कि पूंजीगत है, तो ये होगा ग्रॉस सेल। हमने शुरू में जब क्लास में मैंने बताया भी था, ग्रॉस अगर सेल किया गया है तो ये हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाता है। ठीक ना, तो रेवेन्यू रिसीप्ट होगा, इसको क्या माना जाएगा, सॉरी रिसीप्ट तो है ही, बट इसमें आंसर जो होगा आपका, ये आंसर आपका हो जाएगा अर्न इनकम। ठीक है, इनकम को अर्न किया गया है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका अर्जित आय।
अगला क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। इनकम एक्सपेंडिचर आय एवं व्यय खाता दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, मैंने ये भी बताया है। इनकम एक्सपेंडिचर क्या करेगा, या तो सरप्लस शो करेगा या तो डेफिसिट शो करेगा, ये भी बताया है। ठीक है, तो ये हो गया। इफ देयर इज अ म्यूचुअल फंड देन मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम आर ट्रांसफर टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि जो है क्या हो, यहाँ पर कह रहा कि यदि जो है म्यूचुअल फंड है, कह रहा कि द मैच एक्सपेंस जो होगा उसका क्या करना है आपको, वो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैच फंड है तो मैच की खर्चे व आय स्थानांतरित होगी। यही तो है कि यदि मैच फंड है और उसमें से आप क्या कर रहे हो, कुछ खर्चे मैच के खर्चे कर रहे हो और क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो इनकम को, तो ये क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यही पूछा जा रहा है। तो चूँकि मैच फंड है, मैच फंड और हम लोग जानते हैं इनकम एक्सपेंडिचर जब बनती है तो मैच फंड वगैरह चूँकि स्पेसिफिक नेचर के हैं, ये जो खर्चा हो रहा है ना मैच एक्सपेंसेज वगैरह, ये सब कहाँ से होगा, वो मैच फंड से होगा। और मैच फंड कहाँ दिखेगा आपको, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है। इस वजह से ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, जब इनकम भी आप ट्रांसफ़र करोगे तो कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, ये आपके जाएगा लायबिलिटी साइड में और ये मैच फंड में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, इसमें सही। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। बताओ सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव होता है तो क्या होता है, यानी सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, हमने बताया था। तो सब्सक्रिप्शन जिसको बोलते हैं, चंदा वगैरह मिल गया तो ये होगा, चूँकि एडवांस मिला है, वो भी कब मिला है, करंट ईयर में मिला है। सदस्यता शुल्क जिसको आप बोलते हैं, चंदा भी बोल सकते हैं इसको। सब्सक्रिप्शन यानी कि सदस्यता शुल्क ही होता है एक तरीके से। एडवांस मिलेगा तो ये क्या होगी, आपकी लायबिलिटी होगी। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड। तो स्टॉक का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट टीजीटी बीजीटी में आता है ना। यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड। मटेरियल को इशू करने यानी स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए कौन कौन से फार्मूले होते हैं, फीफो होता है, लिफो होता है, एवरेज होता है, बट स्टैंडर्ड प्राइस नहीं होता। अगला क्वेश्चन है बिल एट साइट हैज़ अ ग्रेस पीरियड। जो बिल एट साइट होता है उसमें कितने ग्रेस पीरियड मिलते हैं, हमने अपने क्लास में भी बताया था। 3 दिन मिलता है क्या, नहीं मिलता, एक भी दिन का ग्रॉस पीरियड साइड बिल पे नहीं मिलता। साइड मतलब दर्शनी विपत्र, दर्शनी विपत्र पर कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम जो है मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इनकम मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो इनकम मेजर किया जाएगा, इनकम इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ। तो इनकम मेजरमेंट जो बात कही गई है, 180 नंबर का ये क्वेश्चन है। इनकम मेजर का मतलब क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू होती है उसमें से हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट बेस होता है। जो उसमें कहा गया है क्या, जो भी रेवेन्यू है, ठीक है, जो भी रेवेन्यू है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें प्रॉफिट मिलती है। ठीक है, तो यानी जो भी प्रॉफिट या आपने गेन किया है उसमें हमें ये एक्सपेंस को क्या करना है, कंसीडर करने की बात होती है। तो मेजरमेंट जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन द ट्रायल बैलेंस आर सोन डेटर्स रुपीज़ है, आपको बताया डेटर्स कितने का है, 2400 का है। और बैड डेट्स बता दिए कितने का है, 221 रुपये का है। एंड बैड डेट्स रिजर्व बताया आपको कितने का, बैड डेट्स रिजर्व भी आपको बता दिया है कितने का, ये बताया 324 रुपये का बैड डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको निकालना है कि डेट यहाँ पे कुछ चीज़ें कट गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या कटा है, डेटर्स कटा है। कह रहा है कि फॉर क्रिएटिंग अ रिजर्व, आपको रिजर्व क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स, दी प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डेबिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या डेबिट करेंगे, डेटर्स और जब रिजर्व बनाने जाएंगे तो क्या डेबिट होगा। तो ऐसे आप देखिए कि 10% चूँकि 2400 है, हमें रिजर्व कितना बनाना है, यहाँ देखो 2400 है ना,
2400 पर ही तो रिजर्व बनाएंगे, डेटर्स पे ही रिजर्व बनता है। तो इसका 10% आप निकाल लो तो कितना आएगा, 240 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, हमें इस साल रिजर्व कितना दिखाना है, चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो हमें निकालेंगे। बट हमें रिजर्व कितने का बनाना है, 2400 का बनाना है। ठीक है, ये 240 का बनाना है, 2400 नहीं, 240 का हमें रिजर्व बनाना है। अब देखो बैड डेट्स हुआ था 221 रुपये का, और हमारे पास पहले का रिजर्व बना था कितने का, 324 का। तो इस 324 में से क्या करना है, आपको इस बैड डेट्स को लेस कर देना है। कितना बचेगा आपके पास, तो ये बचेगा 103 रुपये बचेगा, 103 रुपये। ठीक है, 103 रुपये बच गया। तो ये जो 103 है, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी जब रिजर्व बना है ना, और हमें रिजर्व कितना मेंटेन करके रखना है, 240। ऐसे देखो रिजर्व हमें कितना मेंटेन करना है, 240 का। हमारे पास ये डेटर्स जो बैड डेट्स हुआ है 221, और रिजर्व में से लेस करने के बाद रिजर्व हमारे पास कितना बचा है, 103 का बचा है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में कितना इस बार चार्ज करेंगे, तो 137 चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो यही था दोस्तों, कैसा लगा आपको, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने कोशिश भी करा, बट अभी थोड़ी सी ये जो है डिजिटल व्यवस्था की कमी है, हो जाएगा तो वो भी सारी चीज़ें अच्छे से कराएंगे दोस्तों। बट प्रैक्टिस हुई क्वेश्चन की, और अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू आप सबको। अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, जिससे आपको किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन हो तो आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।